हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस से लेके जितनी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ आपकी हुई है, क्या क्या उनके आउटकम्स निकल कर आए हैं, कौन सा जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और क्या आउटलुक्स जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के रहेंगे। इंडिया ने किन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में किस तरीके की कमिटमेंट जो है नेगोशिएशंस किए थे, तो वो सारी की सारी बातें जो है हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये हमारा क्लाइमेट चेंज का लास्ट लेक्चर है। आफ्टर दैट जो है हम इसके बाद जो है वो दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज और स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस की, तो सबसे पहला क्लाइमेट चेंज का जो इवेंट है वो शुरू हुआ था द साइलेंट स्प्रिंग बुक से। साइलेंट स्प्रिंग बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? रिचल कार्सल के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट जो है सबसे पहले बात की गई कि फिफ्थ ऑफ जून 1972 को क्या हुआ? स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुई जिसको क्या बोलते हैं? UNCHE। ठीक है, क्या बोलते हैं? UNCHE, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, विच इज़ कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के लिए जो है ये स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस रखी गई। अब पता चला आपको ऐसे 5 जून जो है उसको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 5 जून को आपका फर्स्ट इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई थी, इसीलिए हम इसको क्या 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बिकॉज 5 जून 1972 को क्या हुआ था? स्टॉकहोल्म स्वीडन में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, दैट इज़ दी स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस related to United Nation Convention Conference on Human and Development। Then Stockholm Conference में टोटल 26 प्रिंसिपल्स की बात की गई थी related to environment। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस विच इज़ क्रिएटेड UNEP। UNEP जो है फर्स्ट स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ने क्या क्रिएट किया था? UNEP को, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को। अब हर जगह हर उसका जो बेस है किसी भी कॉन्फ्रेंस के फॉर्मेशन का, वो कहाँ से निकल कर आएगा? UNEP से निकल कर आएगा। तो 5 जून को 1972 को स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुआ और उस दौरान जो है वो UNEP को क्रिएट किया गया। तो UNEP जब क्रिएट हुआ, लेटर ऑन क्या हुआ? UNEP जो है वो कौन कौन से रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि UNEP जो है वो एमिशन गैप रिपोर्ट पब्लिश करती है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट पब्लिश करती है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक पब्लिश करती है और साथ ही साथ ट्रिपल एमरजेंसी रिपोर्ट भी जो है ये पब्लिश करती है। ट्रिपल एमरजेंसी रिपोर्ट में हम कवर करते हैं क्लाइमेट चेंज को, बायोडाइवर्सिटी लॉस को और पोल्यूशन को। तो UNEP कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है? UNEP जो है आपकी 4 रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, एमिशन गैप रिपोर्ट, अडेप्टेशन, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक और ट्रिपल एमरजेंसी रिपोर्ट विच इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और पोल्यूशन। नेक्स्ट आपका 1988 में आया बर्न्ट लैंड। ठीक है, बर्न्ट लैंड कमीशन जो है वो 1988 में बनाया गया। बर्न्ट लैंड कमीशन में 1987 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया, दैट इज़ दी बर्न्ट लैंड रिपोर्ट। 1987 में उसने क्या किया? एक बर्न्ट लैंड रिपोर्ट कमीशन बनाया गया और उसने क्या पब्लिश किया? बर्न्ट लैंड रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट टाइम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्ड जो निकल कर आया था वो बर्न्ट लैंड रिपोर्ट से निकल कर आया था। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, जब DU में एक बार मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए, तो मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू बर्न्ट लैंड रिपोर्ट ही पूछा गया था कि बर्न्ट लैंड रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पहला जो नींव है वो कौन से कमीशन के तहत या कौन से रिपोर्ट के तहत जो है वो रखी गई थी? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहले जो है वो बात की गई थी बर्न्ट लैंड रिपोर्ट 1987 में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें UNEP के बाद जो बर्न्ट लैंड रिपोर्ट है उसके 1988 में जो उसको पब्लिश किया गया, देन UNEP और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर क्या बनाया? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दैट इज़ दी IPCC। ठीक है, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर
क्लाइमेट चेंज जो है आईपीसीसी रिपोर्ट बनाई। आईपीसीसी का काम जो है वो रिसर्च करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी साइंटिफिक असेसमेंट थी, जो पेपर्स थे, पब्लिकेशंस थे, उन जो साइंटिफिक असेसमेंट से क्या करना था और एनालाइज करना था उन रिपोर्ट्स को, और उन रिपोर्ट के बेसिस पे हमें क्या करना था, रिपोर्ट सिंथेसाइज करनी थी, रिपोर्ट को बनाना था। तो सबसे पहली एआर रिपोर्ट थी, एआर जो रिपोर्ट थी वो कब पब्लिश की गई थी, फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है आपकी 1990 में जो है वो फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई थी। आईपीसीसी के ऊपर मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो जो है वो बना चुकी हूँ, तो और भी जो आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो उसमें आप कवर कर सकते हैं कि कितनी रिपोर्ट अब तक पब्लिश की गई है, कौन कौन सी रिपोर्ट में क्या क्या आउटकम्स उसके रहे हैं। तो फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो आपकी 1990 में निकल कर आई। 1990 में जब ये फर्स्ट रिपोर्ट आई तो हमें पता चला कि ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। कौन रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए? ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल है। जब मैंने वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताया था, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में डिफरेंस बताया था, तब मैंने बात की थी कि क्लाइमेट चेंज दैट इज़ कॉज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है आपका क्या कॉज होता है, क्लाइमेट चेंज कॉज होता है। तो 1990 में फर्स्ट आईपीसीसी रिपोर्ट ने क्या बताया था, ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट जो है वो 1992 में रायो अर्थ समिट, 1990 के रिपोर्ट के बाद जो है 1992 में रायो अर्थ समिट हुआ। कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील में हुआ। तो इस दौरान जो है 1992 में रायो अर्थ समिट को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट भी जो है वो बोला जाता है। ये आपका रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ, विच अडॉप्टेड दी, ठीक है, यूएनसीसीडी रिजल्टेड। 3 रिपोर्ट यूएनसीसीडी के दौरान बनाई गई और 3 कन्वेंशन का नींव रखा गया। 3 रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपका आता है रायो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल। रायो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। तो रायो डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो रायो डिक्लेरेशन में जो है आपके टोटल 27 प्रिंसिपल्स जो हैं उसको कंसिडर किया गया था। तो 27 प्रिंसिपल को इसमें कंसिडर किया गया था, ठीक है, रायो डिक्लेरेशन में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो रायो डिक्लेरेशन जो है आपका, ये जितने भी ये बातें जो कही गई थी, 3 रिपोर्ट, 3 कन्वेंशन जो बनाई गई थी, ये सब क्या था, नॉन लीगली बाइंडिंग था। क्या था? नॉन लीगली बाइंडिंग, की लीगली बाइंडिंग नहीं था। और साथ ही साथ राय डिक्लेरेशन के साथ साथ सेकेंड रिपोर्ट जो है एजेंडा 21 दिया गया और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स की बात की गई फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। तो ये तीनों रिपोर्ट जो थी वो किसकी बात कर रही थी? ग्रीन सस्टेनेबल फ्यूचर की जो है ये बात कर रही थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है ये बात कर रही थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि रायो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल विच इज़ रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो रायो डिक्लेरेशन के साथ साथ आपका 3 जो हैं वो और रायो हुए, जैसे कि रायो 10 और रायो +20। यहाँ से जो है यूजीसी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, पीएचडी के एंट्रेंसेस में भी जो है, डीयू के पीएचडी एंट्रेंस में भी और जेएनयू के पीएचडी एंट्रेंस में भी जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे कि रायो डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग। तो +10 और +20 रायो 1992 में जो है वो अर्थ समिट हुआ, उसमें एजेंडा 21 सीबीडी, यूएनएफसीसी और यूसीसीडी को रखा गया था। रायो +10 कब हुआ था आपका? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। कहाँ पर? जॉन्सबर्ग में। जॉन्सबर्ग में जो है आपका ये समिट हुआ था, तो इसको जॉन्सबर्ग समिट भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे कई बार पूछा गया है कि रायो +10 जो है वो कहाँ पर हुआ? तो रायो +10 जो है आपका जॉन्सबर्ग में हुआ, जहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात की और उनके इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करने की बात की गई थी। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की जो बात की गई थी वो कब की गई थी? रायो +10 में, जॉन्सबर्ग समिट के दौरान। देन रायो +20 की अगर हम बात करें, ये भी आपका कहाँ हुआ था? ये आपका ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में जो है ये आपका समिट हुआ था। कब हुआ था? 2012 में। इसका कीवर्ड क्या है? फ्यूचर वी वांट। इसमें बात की गई थी फ्यूचर वी वांट, फ्यूचर वी वांट और द ग्रीन सस्टेनेबल फ्यूचर। तो फ्यूचर वी वांट और द ग्रीन सस्टेनेबल फ्यूचर की बात कब की गई थी? रायो +20 के दौरान इसकी बात की गई थी। क्लियर है?
तो आपसे कभी भी क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड 3 रिपोर्ट जो है वो 1992 में रायो अर्थ समिट के दौरान जो वो पब्लिश की गई थी, दैट इज़ द रायो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल। साथ ही साथ बात की गई थी रायो प्लस 10 की। रायो प्लस 10 जो है आपका 2002 में जॉन्सबर्ग समिट में हुआ, और रायो प्लस 20 में जो है वो ब्राज़ील 2012 में हुआ, जिसका मेन एम था फ्यूचर वी वांट बेसिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और द ग्रीन इकॉनमी। ये क्या था आपका बेस था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का और ग्रीन इकॉनमी का। क्लियर है। यहाँ पर क्या बात की गई थी, ग्रीन सस्टेनेबल फ्यूचर की बात कब की गई थी, रायो प्लस 20 में। नेक्स्ट अगर हम UNCCD के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो उसमें 3 कन्वेंशन जो है आपकी निकल कर आती हैं, दैट इज़ दी UNCBD, UNCCD एंड UNFCCC। तो UNCD की अगर हम बात करें विच इज़ रिलेटेड टू UNCBD, ये उल्टा लिख रखा है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, CCD होता है। ठीक है, CCD जो है वो कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन के लिए आया था, और UNCBD जो है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। तो UNCCD की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन विच इज़ रिलेटेड टू डेजर्टिफिकेशन को हमें क्या करना है, ओवरकम करना है। एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट दी biodiversity laws, so that is related to biodiversity conservation. They are talking about the biodiversity conservation convention on biological diversity, CBD भी जो है इसको बोला जाता है। तो CBD की जब भी बात करेंगे तो they are talking about the conservation of biological diversity, their convention on biological diversity। क्लियर है। देन आया आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ से सारे क्लाइमेट के इश्यूज़ निकल कर आए, सॉल्व करने की बात की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, एवरीथिंग, सब चीज़ें कहाँ से निकल कर आई, UNFC से, दैट इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करना, स्टेबलाइज करना। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, UNFCC का ऑब्जेक्टिव था कि ग्रीन हाउस जो गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको क्या करना, स्टेबलाइज करना और अचीव करना डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के द्वारा। तो डिसीजन मेकिंग कब की जाएगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के द्वारा जो है वो डिसीजन मेकिंग करके हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का जो है उन्होंने टारगेट रखा था कि हर साल जो है हम अपनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रखेंगे, सो दैट कि हम जो भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं हमारे क्लाइमेट चेंज के, सारी कंट्रीज़ मिलकर इकट्ठा होकर उन इश्यूज़ को फेज आउट कर लेगी। क्लियर है। तो ये जो है वो क्लाइमेट चेंज में बात की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्थ समिट की, अर्थ समिट के ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रखा है, आप वीडियो प्रेफर कर सकते हैं अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में अगर जानना है, लेकिन ओवरऑल जो है मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भी है वो मैंने कवर कर लिया। ठीक है, कि आपसे जहाँ से भी क्वेश्चन जो है MCQs पूछे जाते हैं वो मैंने कवर कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, तो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो कब हुई थी आपकी, सबसे पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP1 जो है आपका 1995 में हमें देखने को मिला। कब देखने को मिला, 1995 में बर्लिन जर्मनी में जो है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई। इस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इट इज़ द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑफ UNFC से। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मेजर आउटकम नहीं निकल कर आया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट कॉप जो है आपकी कहाँ पर हुई थी, बर्लिन में, जर्मनी में। क्लियर है। देन नेक्स्ट जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 96 में जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कोई आउटकम नहीं निकल कर आया था। लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 जो है हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1997 में जो है आपका थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, थर्ड मीटिंग हुई थी आपकी UNFCC के तहत। तो इसमें क्या हुआ था, आपका क्योटो प्रोटोकॉल निकल कर आया था। क्या निकल कर आया था, क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका निकल कर आया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो ये क्योटो प्रोटोकॉल ने जो है वो हिस्टोरिकली रिप्रेजेंटेटिव क्लॉज
प्रोटोकॉल ने क्या बताया, हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज जो है वो बताया कि हर नेशन की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं जो उनको निभानी हैं, कि सबको जो है डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, सबके लिए उन्होंने बात की थी। सबसे पहले प्राइमरली जो है क्योटो प्रोटोकॉल में डेवलप्ड नेशन का जो है वो जिक्र किया गया था, उनको जो है एनेक्स में रखा गया था और उन्हीं के बारे में बात की गई थी कि तुम्हें क्या करना है, जितना भी ग्लोबल वार्मिंग जो कॉज किया है 1990 से लेके अब तक, तो उन्हें उसको बेस मान के 1990 के IPCC रिपोर्ट को बेस मान के तुम्हें उसको क्या करना है, फेज आउट करना है ग्लोबल वार्मिंग को। ये नॉर्मल एक डिस्कशन जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 में जो है वो किए गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन की गई, कि क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई और कार्बन ट्रेड की बात की। क्लाइमेट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करनी होगी फाइनेंशियली और टेक्निकली जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करनी होगी। अब सबसे बड़ा जो है यहाँ से क्या निकल कर आया, CBDR। सो व्हाट इज CBDR प्रिंसिपल? तो क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के दौरान जो है वो CBD की बात की कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर टॉकिंग अबाउट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स मीन दैट ऑल कंट्री शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कंट्री जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करेगी कॉमनली टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट को ओवरऑल क्या करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। तो हर कंट्री को क्या करना होगा, हर कंट्री जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, बट देयर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिफरेंट। तो उनका जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, कि हर कंट्री को क्या करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उनका जो लेवल है वो लेवल्स जो है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, कि डिपेंडिंग ऑन देयर हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, CBDR प्रिंसिपल, दे आर डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज जो है उस पर डिपेंड करेगा कि हिस्ट्री से लेके अब तक जो है वो देखा जाएगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है इस्टेब्लिश कर ली हैं, तो वो कितना पोल्यूशन जो है वो फैला रही हैं, और जो डेवलपिंग इंडस्ट्री हैं जो अभी भी प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश कर रही हैं, इंडस्ट्रीज़ को लगा रही है और डेवलप्ड होने के लिए उस दौड़ में भाग रही हैं, तो वो कंट्रीज़ जो हैं वो उनका जो कितना कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो CBDR में प्रिंसिपल में बात की गई कि ऑल कंट्री शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, बट देयर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोल्यूटेंट एंड देयर कैपेसिटी टू एड्रेस इट। क्लियर है? तो वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज द डेवलप्ड कंट्रीज आर हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल। डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या है आपकी, हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को करने के लिए सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सो दैट मस्ट टेक लीड द रिड्यूसिंग एमिशन एंड फाइनाइजिंग द क्लाइमेट एक्शन। तो उनका काम क्या है कि अपने अपने बाइंडिंग टारगेट को रखें और कार्बन एमिशन को रिड्यूस करें और फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। क्लियर है? तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो किसके तहत की गई थी, CBDR प्रिंसिपल के तहत की गई थी, कि हर कंट्रीज़ का, हर डेवलप कंट्रीज़ की हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया डेवलप कंट्रीज़ ने, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना और फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना डेवलपिंग नेशंस को। तो इम्पॉर्टेंटली हम बात कर लेते हैं बाइंडिंग टारगेट्स की। तो आपके Annex 1 और Annex 2 दो पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया। Annex 1 में जो है आपके डेवलप कंट्रीज़ और EIT जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें Annex 1 में आपके डेवलप कंट्री हैड बाइंडिंग एमिशन टारगेट, वाइल डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनके क्या होते हैं, नॉन बाइंडिंग टारगेट्स होते हैं। तो सेकंड कैटेगरी में हमने क्या रखा, सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ को रखा। नॉन एनेक्स कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें हमने इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जो हैं ये सारी की सारी क्या है, नॉन एनेक्स कंट्री हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। LDC जो है वो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में, LDC लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है उनको रखा जाता है कि अभी
उनकी कम भागीदारी है कि पॉल्यूशन फैलाने में, ग्रीन हाउस गैस एमिशन करने में। क्लियर है? तो और साथ ही साथ इन्होंने बात की कि एनेक्स ए इसको कह दिया और एनेक्स बी में क्या रखा, उन्होंने अपने बाइंडिंग टारगेट्स को रखा। तो क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से बहुत बेसिकली जो है बेसिक क्वेश्चंस जो है आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं कि सीबीडी क्या है, एनेक्स 1 में जो है वो क्या बात की गई थी, एनेक्स 2 में जो है वो क्या रखा गया। तो एनेक्स 1 में जो है आपका लीगली बाइंडिंग टारगेट फॉर डेवलप कंट्रीज जो है वो रखे गए थे। लीगली बाइंडिंग टारगेट फॉर डेवलप कंट्री टू रिड्यूस दी ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात की गई थी। एनेक्स नॉन एनेक्स कंट्रीज़ कौन सी हैं, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एक्सेट्रा जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो आपकी नॉन एनेक्स कंट्रीज़ में जो है उनको रखा जाएगा। इनके लिए कोई भी बाइंडिंग टारगेट्स को जो है वो नहीं रखे जाएंगे, चाहे वो नॉन एनेक्स कंट्री और एलडीसी कंट्रीज़ के लिए, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कोई भी बाइंडिंग टारगेट जो है वो रखे नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो ये एनेक्स 1, एनेक्स 2 और नॉन एनेक्स और एलडीसी कंपनी का जो क्लासिफिकेशन है बाइंडिंग टारगेट्स है वो समझ आ गए होंगे। देन एनेक्स बी में क्या रखा था, बाइंडिंग टारगेट्स को रखा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सब प्रोसेस जो है होने में कितने साल लग गए। 1997 में फर्स्ट टाइम इसको बात की गई, इसको फोर्स में लाया गया 2005 के बाद। 2005 में जो है इस प्रोटोकॉल को फोर्स में लाया गया। 16 फरवरी 2005 को इस प्रोटोकॉल को जो है वो फोर्स में लाया गया था, जिसमें 192 पार्टीज़ ने जो है इसको साइन किया था। 192 पार्टीज़ में ने इसको साइन किया। और 2007 में क्या आया आपका, 2007 में क्या आया आपका, बाली एक्शन प्लान। 2007 में क्या आया आपका, बाली एक्शन प्लान। तो बाली एक्शन प्लान कहाँ पर हुआ, बाली विच इज़ लोकेटेड एट इंडोनेशिया। तो बाली एक्शन प्लान जो है वो थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूएनएफसीसी की रखी गई बाली एक्शन प्लान में, जहाँ से बात की गई क्योटो प्रोटोकॉल के स्टार्ट की। तो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली जो है वो कब स्टार्ट हुआ, 2007 में स्टार्ट हुआ। 1995 में जो है सिर्फ एक बातें की गई थी, लेकिन 5 साल लग गए सारे कंट्रियों को डिस्कस करने में कि डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ की। डेवलप कंट्री का मेनली ये था कि हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, हमारे लिए टारगेट्स जो हैं वो सेट किए गए हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ भी तो पोल्यूशन फैला रही है, उनके लिए टारगेट्स क्यों नहीं सेट किए गए। तो इन चीज़ों पे जो है वो कहीं ना कहीं लेकर कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो चल रहे थे। लेकिन लेटर ऑन आफ्टर जब ये फोर्स में लाया गया 2005 में, उसके बाद 2007 में जो है वो बाली एक्शन प्लान आया टू स्टार्ट दी क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें 2 फेजेस की बात की गई थी, 2008 से लेके 12 तक और 2013 से 2020 तक। 2008 से 12 की अगर हम बात करें तो उसका टारगेट था कि 1990 आईपीसीसी रिपोर्ट जो आई थी 1990 की क्लाइमेट चेंज AR असेसमेंट रिपोर्ट जो आई थी, उसको बेसलाइन मानते हुए हमें क्या करना है, हमें अपने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना है और 5% तक जो है आपका CO2 एमिशन को रिड्यूस आउट करना है। कब तक, 2012 तक जो है हमें ये हमारा टारगेट जो है हर डेवलप कंट्रीज़ को जो है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो है 2013 से 20 में जो है आपका अडेप्टेशन फंड्स जो हैं वो बनाए गए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा कि जो अपने बाइंडिंग टारगेट्स को अगर नहीं कंप्लीट कर पा रही है, कि अगर कोई एक कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिलीज़ आउट करने में, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, जो उसके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह लगेंगी, वो सारा का सारा जो फंड है वो कहाँ जाएगा, अडेप्टेशन फंड में। ठीक है, कहाँ जाएगा, एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया अडेप्टेशन फंड विच इज़ रिलेटेड टू इट इज़ द गवर्नमेंट प्लस ऑर्गेनाइजेशन और शेयर ऑफ प्रोसीड ऑफ ट्रेडिंग जो है इसमें रखा जाएगा कि गवर्नमेंट से जो फंड आया, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो फंड आया और किसी प्रोसीडिंग और ट्रेडिंग से जो भी फंड आया, कि सारा का सारा फंड कहाँ रखा जाएगा, अडेप्टेशन फंड में जो है आपका कंसिडर किया जाएगा। सपोज दैट कि किसी कार्बन एमिशन जो है आपका किसी कंट्री ने जो कार्बन एमिशन है, कार्बन क्रेडिट्स को सेल किया 2 लाख रुपए में,
अगर 2 लाख रुपए में उसने इसको सेल किया तो 10% जो है हमें किसको देना होगा, अडेप्टेशन फ़ंड को जो है वो देना होगा। तो उसका 20,000 जो है वो फ़ंड का वो ऐड कर देंगे, जिसने भी वो कार्बन क्रेडिट जो है वो खरीदे थे, तो वो अडेप्टेशन फ़ंड में जो है वो ऐड ऑन हो जाएगा। तो अडेप्टेशन फ़ंड क्या करता है, इट मेजर इन डेवलपिंग नेशन। अडेप्टेशन फंड जो है वो किस लिए बनाया गया, अडेप्टेशन मेजर इन डेवलपिंग नेशन, कि डेवलपिंग नेशन के लिए जो भी सारा फंड है वो कहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा, अडेप्टेशन फंड में। क्लियर है। तो 2013 से 20 में जो है ये बात की गई थी। नेक्स्ट अगर हम देखें, साथ ही साथ अगर हम देखें कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 1997 में बहुत इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म की बात की गई थी। फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म की जो है बात की गई थी, ट्रेडिंग की जो है वो बात की गई थी। तो 2 तरीके की ट्रेडिंग की इन्होंने बात की थी कि ऑफसेट और एमिशन। ऑफसेट की अगर हम बात करें तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपने सुना होगा। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता है, सपोज दैट कि Annex 1 कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। मैं एग्जांपल लेकर बात कर रही हूँ कि डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप कंट्री का जो टारगेट है कि बाइंडिंग टारगेट जो है उसका 50 टन, कि आपको 50 टन तक जो है आपको सिर्फ और सिर्फ, तो हर कंट्रीज़ के लिए Annex 1 हो चाहे नॉन एनेक्स, दोनों कंट्रीज़ के लिए जो है वो टारगेट सेट कर दिए गए कि 50 टन तक जो है आप कार्बन एमिट आउट कर सकते हैं। अगर 50 टन से ज़्यादा अगर आपने कार्बन एमिट आउट किया तो आपको जो है उसकी पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि एनेक्स कंट्री जो थी, Annex 1 कंट्री जो डेवलप कंट्रीज़ थी, उनका जो 50 टन्स का अगर टारगेट जो है वो प्लस हो जाए, वो अगर वो 20% जो है वो अगर आपका एक्स्ट्रा जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं कार्बन को, मतलब 50 टन का लिमिट रखा था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं 50 की जगह 70 टन जो है वो एमिट आउट कर रहे हैं, तो उनको पेनल्टी देना पड़ेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा एमिट आउट कर रहे थे, तो इस 20 टन का उन्होंने क्या करा कि जो नॉन एनेक्स कंट्री है वहाँ पर कोई छोटा मोटा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगा दिया। उस 20 टन जो भी इससे 20 टन एनर्जी जो है यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रही थी, उस 20 टन को बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगा दिया। कहाँ पर, नॉन एनेक्स कंट्री में। किसने, डेवलप कंट्री ने। डेवलप कंट्री, Annex 1 कंट्री नॉन एनेक्स कंट्री में या फिर LDC कंट्रीज़ में जो है आपका क्या लगा दे, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगा दे, जो 20% एक्स्ट्रा उन्होंने कार्बन एमिशन जो है वो किया है। इससे क्या होगा, इकोनॉमी जो है वो बैलेंस रहेगी। कि नॉन एनेक्स कंट्रीज़ को क्या हुआ, ये फ़ायदा हो गया कि उनके यहाँ पर जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। इससे बैलेंस ये हो गया कि जो कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी मेंटेन रहे, और साथ ही साथ जो है आपका बाइंडिंग टारगेट्स जो है उसको भी वो फुलफ़िल कर पाए कि 50 तक का आप एमिट आउट कर सकते थे। 20 अगर आपने एक्स्ट्रा किया तो 20 का मुआवजे के तौर पर आप क्या करो, एनेक्स नॉन एनेक्स कंट्रीज़ में जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगा दो टू बैलेंस दी ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन दी एटमॉस्फेयर एंड टू बैलेंस दी क्लाइमेट चेंज इन दी एटमॉस्फेयर। तो दैट इज़ दी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या था आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो नॉन एनेक्स कंट्रीज़ के लिए किसी भी तरीके का कोई भी बाइंडिंग टारगेट नहीं था, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ के लिए बाइंडिंग टारगेट्स को रखा गया था। क्लियर है। तो ये जो नॉन एनेक्स कंट्री है, ये जो 20 टन का जो सर्टिफिकेट है, ये कौन प्रोवाइड करता है एनेक्स कंट्री को, वो सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करता था नॉन एनेक्स कंट्री या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, तो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते थे कि हम 20 टन जो एक्स्ट्रा आपने एमिट आउट किए हैं उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर आकर आप एक कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी सोलर प्रोजेक्ट या विंड एनर्जी प्रोजेक्ट जो है आप लगा दो, तो बैलेंस हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन। दैट इज़ नोन एज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहते हैं, कि बैलेंस जो है उसमें क्रिएट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो सिमिलर टू क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि नॉन एनेक्स 1 कंट्री डेवलप्ड नेशन जो है वो नॉन डेवलपिंग एरियाज़ में जो जाके क्या लगाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाते हैं।
लेकिन जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, दो एनेक्स 1 कंट्रीज़ के भी, एनेक्स 1 डेवलप्ड और डेवलप कंट्रीज़ के बीच में जो है वो नेगोशिएशंस होते हैं। क्या होते हैं? नेगोशिएशंस होते हैं एनेक्स 1 डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में जो है इन चीज़ों की बात की जाती है, ट्रेडिंग की जो है वो बात की जाती है। सपोज दैट कि कोई कंट्री है, कोई भी डेवलप्ड कंट्री है, उस डेवलप कंट्री ने जो एमिशन जो है वो किया, ठीक है, कोई भी एमिशन जो है वो किया कि 50 टन का जो है वो टारगेट था, 50 टन से ज़्यादा 20 टन जो है उसने एक्स्ट्रा जो है वो एमिट आउट कर दिए। जो 20 टन उसने एक्स्ट्रा एमिट आउट किए और जो अनदर डेवलप्ड कंट्री है उसका जो टारगेट था वो 50 टन्स का था, लेकिन उसने जो है आपका 50 टन ना कंप्लीट करके सिर्फ 30 टन ही जो है वो यूटिलाइज़ किए, तो उसके पास क्या बच गए? 20 टन्स बच गए। तो 20 टन्स जो उसके पास बच गए वो क्या करेगा? वो डेवलप्ड कंट्री जो है, एनेक्स 1 कंट्री है, उसको अपनी क्रेडिट्स के तौर पर उसको बेच देगा। जब वो उस 20 टन्स को जब उसको बेचेगा तो उससे क्या होगा? उसको फ़ायदा होगा, और तो दोनों के दोनों डेवलप नेशंस के बीच में जो है वो बैलेंस बना रहेगा, और साथ ही साथ आपके ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग एमिशन जो है वो भी आपका मेंटेन रहेगा कि एक कंट्री जो है जहाँ पर वो 50 टन उसको एमिट करना था, वहाँ पर वो 70 टन जो है उसने एमिट कर दिया, लेकिन दूसरी कंट्री ने 30 टन जो है वो एमिट किया, तो उसके पास 20 टन्स का जो टारगेट था वो फुलफिल नहीं कर पाया, वो मतलब रह गया, तो उसने अपने 20 टन जो है वो दूसरी कंट्री को दे दिए। तो इससे क्या हुआ? वो बैलेंस जो है वो क्रिएट हो गया, वो जो 20 टन एक्स्ट्रा किए थे वो मैनेज हो गया, तो इससे हमारा क्लाइमेट जो है वो मेंटेन हो गया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो मेंटेन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इसीलिए क्या है? ऑफसेट ट्रेडिंग। ऑफसेट ट्रेडिंग का मतलब ही क्या होता है कि एक्स्ट्रा कार्बन जो भी प्रोड्यूस हुआ उसको सिंक कर लेना या ऑफसेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमिशन का, एमिशन ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है? कैप एंड ट्रेड होता है ये, ठीक है। कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म पे ये काम करता है कि किसी कंट्री का 120 टन का टारगेट था, सपोज दैट किसी एनेक्स 1 कंट्री का 120 टन का 120 टन उसने जो है वो यूटिलाइज कर लिए। टारगेट कितना था? 100 टन्स का जो है वो टारगेट था। तो जो 120 टन इसने एक्स्ट्रा किए, अनदर कंट्री जो है उसका भी 100 टन का टारगेट था, लेकिन इसने जो है वो 20 टन जो है आपके लेस यूज़ करे, ठीक है, इसने सिर्फ 80 टन यूज़ करे। तो सिमिलरली ये क्या कर देगा? जो एनेक्स 2 कंट्रीज़ हैं वो क्या कर दें? आपको इस 20 टन को ख़रीद लें, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एमिशन हुआ है उसको ख़रीद लें और उस बैलेंस कर दे किसको? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। दैट इज सिमिलर टू CDMN जॉइंट एमिशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या था? आपका COP 3 में जो है फ्लैक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म की बात की गई थी, ट्रेडिंग की जो है वो बात की गई थी। इसी के बाद जो है आपको ये सारी की सारी बातें जो हैं वो समझ आ जाएंगी कि क्या बात हो रही है कि 2 लाख सेल कर दिए, 10% टैक्स जो है वो एडेप्टेशन फंड में डाल दिया। तो ये सारा जो फंड में जो डाल रहे हैं ये कहाँ से निकल कर आ रहा है? ये आपका यहाँ ऑफसेट एमिशन ट्रेडिंग और एमिशन ट्रेडिंग से जो है वो निकल कर आ रहा है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उनसे निकल कर ये इस तरीके की बातें जो हैं वो आ रही हैं। क्लियर है? तो बाली में क्या हो गया आपका? बाली में इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया, 2 टारगेट्स रखे गए। देन नेक्स्ट 2009 में जो है आपका कोपेनहेगन अकॉर्ड हुआ। 2009 में क्या हुआ आपका? कोपेनहेगन अकॉर्ड हुआ, जिसमें बात की गई टॉक ऑन न्यू क्लाइमेट ट्रीटी फेल, कि जो भी क्लाइमेट ट्रीटी थी वो सब कुछ क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। इन्होंने बोला कि दोबारा सिरे से शुरू करो, हम इन डेवलप कंट्रीज़ के हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें हमारे हक में नहीं है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो क्रिएट होने स्टार्ट हो गए। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज प्लेज टू गिव पुअर नेशन, कि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ थी वो बोले कि हमें पुअर नेशंस को हम दें, तो वो कह रहे हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पुअर नेशंस को जो है वो दें।
तो 100 बिलियंस पर ईयर जो है वो बात की गई थी कि 100 बिलियंस ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो पुअर नेशंस को, डेवलप कंट्रीज़ को देना होगा। तो सबसे पहले ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात जो है वो कब की गई थी? कोपेनहेगन अकॉर्ड में जो है 2009 में ग्रीन क्लाइमेट फंड की जो बात की गई थी कि डेवलप कंट्रीज़ को, डेवलपिंग नेशंस को 100 बिलियंस जो है पर ईयर देने होंगे अप टू 2020 तक। क्लियर है? 100 बिलियन के बारे में बात की गई थी, $100 बिलियन क्लाइमेट चेंज के इशू को ओवरकम करने के लिए। तो क्वेश्चन जो है आपसे यहीं से पूछे जाते हैं कि कोपेनहेगन अकॉर्ड में सबसे पहले किसकी बात की गई थी? ग्रीन क्लाइमेट फंड की जब भी बात की जाए तो दे आर टॉकिंग अबाउट द कोपेनहेगन अकॉर्ड। नेक्स्ट आता है आपका 2013 का कमिटमेंट पीरियड, जहाँ से फ़ेज़ 2 स्टार्ट होना था 2013 से लेकर 2020 का। ये जो है ये इस तरीके का इवेंट जो है, इस तरीके का पीरियड और कमिटमेंट कभी हुआ ही नहीं। लॉस एंड डैमेज फंड की यहाँ पर बात की गई थी। रशिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने जो है यहाँ से क्या कर लिया था, अपने आप को हटा दिया था कि हम इस तरीके के ट्रीटीज़ को जो है वो नहीं मानते हैं। तो लॉस एंड डैमेज फंड की जो बात की गई थी वो इस फंड में जो है बात की गई थी। ठीक है, 2013 के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में जो है वो बात की गई थी। तो ये पीरियड जो था, कमिटमेंट पीरियड था, वो स्टार्ट हुआ ही नहीं। देन 2014 में आपका आया लीमा समिट। लीमा समिट जो है आपका पेरू में हुआ। यहाँ पर जो है सबसे पहले बात की गई थी INDC की, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। INDC की जो है यहाँ पर बात की गई थी कि हर कंट्री के ऊपर किसी भी तरीके का कोई किसी कंट्री पे कोई बाइंडिंग नहीं है। हर कंट्री अपना अपना एक वॉलेंट्री बेसिस पर क्या बनाए, एक वॉलेंट्री नेशनल प्लेज बनाए कि अपना अपना एक चेकलिस्ट काइंड ऑफ बना दे कि हम ये टारगेट जो है वो सेट करेंगे कि इस साल जो है हम इस तरीके से अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करेंगे, एमिशन को रिमूव आउट करेंगे। तो एक अपना एजेंडा जो है वो हर साल का तैयार करेंगे। तो दैट एजेंडा वी कॉल इट एज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, INDC और NDC। ठीक है, तो INDC की सबसे पहले बात कब की गई थी? लीमा समिट पेरू के दौरान। लीमा समिट के दौरान सबसे पहले INDC की बात की गई थी। किसी भी कंट्री पे किसी भी तरीके की कोई पेनल्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि पेनल्टी और ये सब बातों का इशू क्रिएट कर रहे थे। तो सारी की सारी जो डेवलप कंट्रीज़ थी वो इस बात को लेके गुस्सा थी। तो उन्होंने बोला कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, इंडिया है, चाइना है, इतना लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं पॉल्यूशन को, बट स्टिल आप उनके ऊपर पेनल्टीज़ जो है वो नहीं लगा रहे हैं। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर आप पेनल्टीज़ लगा रहे हैं। तो इन बातों के ऊपर जो है तो कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए 2014 लीमा समिट के दौरान पेरू में INDC की बात की गई कि किसी भी कंट्री को किसी भी तरीके का कोई भी जो है लीगली बाइंडिंग टारगेट्स को हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। हर कंट्री जो है अपने अपने बेसिस पर अपने अपने एजेंडाज हर साल का तैयार करेंगी कि हम किस तरीके से जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को रिड्यूस करेंगे और ओवरकम करेंगे। कोई पेनल्टी और की बात नहीं कही गई थी, सिर्फ मोरल ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशंस जो है यहाँ से, मोरल रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ से निकल कर आता है। तो स्विट्ज़रलैंड जो है वो पहली कंट्री थी जिसने सबसे पहले INDC जो है वो सबमिट किया था। लेटर ऑन तो सब कंट्रीज़ को बोल दिया गया था कि हर कंट्री को जो है ये सब देना ही देना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, देन अगर हम बात करें 2015 की, 2015 में क्या हुआ आपका, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, दैट इज़ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो जो है मैं शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये टॉपिक जो है मैं ओवरलुकली कवर करूँगी, जो मैंने वहाँ पर बात नहीं की है वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी। अदरवाइज़ आप मेरा शॉर्ट लेक्चर प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, ठीक है, डिसाइड किया गया व्हाट टू डू आफ्टर 2020 कि 2020 में तक जो है हम क्या क्या जो है वो करने वाले हैं। एग्रीमेंट्स की बात की गई, तो एग्रीमेंट जो बना दिए गए कि इस एग्रीमेंट को, पेरिस एग्रीमेंट को 4 नवंबर 2016 को फोर्स में लाया गया। 4 नवंबर 2016 को इस एग्रीमेंट को फोर्स में लाया गया। इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से हम अपनी लिमिट को क्या करेंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जो है हम अपने
टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखेंगे, कब कहाँ तक, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इतना जो है हम लिमिट करने की कोशिश करेंगे और करेंगे, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो हम कभी बढ़ने ही नहीं देंगे। इतना जो है इस ऑब्जेक्टिव की बात की गई कि हर कंट्री को अपने एफर्ट्स डालने हैं, हमें 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करना है उसके, तो इसके ऊपर हर कंट्री को अपने अपने टारगेट्स, लीगली बाइंडिंग टारगेट्स जो है वो बनाने होंगे। साथ ही साथ इसमें बात की गई थी आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 बनाया गया टू कार्बन मार्केट एस्टैब्लिशमेंट। तो क्वेश्चन में अगर आपसे बेसिकली पूछा जाए बेसिक क्वेश्चंस में कि आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट के दौरान आर्टिकल 6 जो है वो किसके लिए बनाया गया, आर्टिकल 6 जो है आपका कार्बन मार्केट एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो है आर्टिकल 6 इन पेरिस एग्रीमेंट जो है वो रखा गया था। 6.2 और 6.4, तो 6.4 जो है वो आपकी नींव थी किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म की जो है यहाँ पर बात की गई थी, और 6.2 में ITMO की जो है आपकी बात की गई थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था यहाँ पे, आर्टिकल 6 का 6.2 की कार्बन मार्केट एस्टैब्लिश की गई, और 6.2 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म की जो है बात की गई। और ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत जो है $100 बिलियन जो है हमें ऐड करने होंगे, किसमें, अडेप्टेशन फंड के अंदर। $100 बिलियन जो है वो ऐड करने होंगे अडेप्टेशन फंड के अंदर, बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बन ट्रेडिंग और ग्रीन क्रेडिट के थ्रू, या जो जैसे भी जो है वो हमें एमिशन ट्रेडिंग के थ्रू, CDM के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, $100 बिलियन जो है वो ऐड करेंगे इन दी ग्रीन क्लाइमेट फंड। नेक्स्ट जो है पेरिस एग्रीमेंट के दौरान ही जो है आपका एक कोटावाइज समिट हुआ था, ठीक है, कैटोवाइज समिट हुआ था। तो कैटोवाइज समिट में जो है एक रूल बुक बाइंडिंग बनाई गई थी फॉर दी कार्बन क्रेडिट मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग, जो भी वेरिफिकेशन हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, रिपोर्टिंग हो रही है, कितना हर कंट्री जो है वो कितना कार्बन जो है वो एमिट आउट कर रही है, जो कौन कौन से उसके सोर्सेज हैं, और कितना जो वेरिफिकेशन करना है, मॉनिटरिंग करना है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो सारी की सारी जो है एक रूल बुक जो है पेरिस एग्रीमेंट के दौरान जो है वो बना दी गई थी कि इस रूल बुक के बेसिस पे जो है हम क्या करेंगे, क्रेडिट मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो कैटावाइज समिट की जो है यहाँ पर बात की गई थी। इंडिया के टारगेट्स की अगर हम बात करें, पेरिस एग्रीमेंट के दौरान जो है INDC के तहत जो है इंडिया ने बात की थी कि हम एमिशन को जो है वो डिक्रीज़ कर देंगे 33% ऑफ GDP, कि हमारी GDP अगर इंक्रीज़ होगी तो उस GDP का 33% एमिशन जो है हम डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे, फॉसिल फ्यूल का जो एमिशन है वो यूज़ है जो वो उसको डिक्रीज़ कर देंगे, कार्बन सिंक को जो है वो 2.5 मिलियन तक जो है हम इंक्रीज़ करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन, पेड़ वगैरह लगा के मैक्सिमम। नेक्स्ट जो है आपका आया COP26, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, COP26 की। COP26 जो है आपका ग्लासगो UK में हुआ, ठीक है। ये 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी विच इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इंडिया ने जो है यहाँ पर टारगेट रखा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है पंच अमृत गोल्स की जो है वो बात की थी कि 500 गीगावाट जो है हम प्रोड्यूस करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ जो है वो हम नहीं करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का जो है हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम। रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन कार्बन एमिशन जो है 2030 तक जो है वो 1 बिलियन कार्बन एमिशन जो है हम रिड्यूस कर देंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बात की थी कि 50% एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके हम एनर्जी प्रोडक्शन में जो है यूज़ करेंगे, 50% रिन्यूएबल एनर्जी हम एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बात की थी कार्बन इंटेंसिटी जो है वो 45% तक रिड्यूस कर देंगे अप टू 2030, कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देंगे 45% अप टू 2030, और नेट एमिशन टारगेट को, नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट को 2070 तक हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो पंचामृत गोल जो है वो कब रखे गए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ग्लासगो में जो है आपका UK में पंचामृत गोल जो है इंडिया के द्वारा रखे गए थे।
रिसेंटली जो है अगर हम बात करें तो लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 जो है आपको अभी कहाँ देखने को मिली थी, बाकू अज़रबैजान में देखने को मिली थी। इंडिया ने जो है बाकू अज़रबैजान में जो ट्रीटी हुई थी इसको रिजेक्ट कर दिया था, जो डिक्लेरेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि डेवलपिंग नेशन जो है वो डिमांड कर रहे थे कि $3 ट्रिलियन तक का जो है हमें फंड जो है हमें चाहिए, क्योंकि इस दौरान इन बिटवीन क्या आ गया था आपका, इन बिटवीन जो था वो आपका जैसे ग्लासगो जो है ग्लासगो में जो है 2021 में हुआ था ये, ठीक है, और ये कब हुई आपकी 2024 में। तो इन बिटवीन आपका कोविड वाला फेज़ आ गया, तो बहुत सारी कंट्रीज़ डेवलप हो या डेवलपिंग हो, सबको एक बहुत बड़ा लॉस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा था। सबकी इकोनॉमी जीडीपी जो है वो डिक्रीज़ हो गई थी ड्यू टू दिस पैंडमिक, ड्यू टू दिस कोविड, ठीक है, कोविड की वजह से जो है इस तरीके के इश्यूज जो हैं वो कॉज हो गए थे। तो बेसिकली फिर डेवलपिंग नेशंस ने क्या डिमांड करना स्टार्ट करा कि हमें $3 ट्रिलियन जो हैं वो चाहिए हैं, और लेकिन डेवलप नेशन ने बोला कि हमारे पास भी पैसा नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ कितना दे सकते हैं, $300 बिलियन जो है 2033 तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी जो है बाकू अज़रबैजान में देखने को मिला। इंडिया रिजेक्टेड दिस डिक्लेरेशन। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इंडिया ने डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर दिया। साथ ही साथ इंडिया ने लॉन्च किया मिशन लाइफ को, टू सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यूज़ द वेस्ट प्रोड्यूस एनर्जी। जो हम रिसोर्सेज सस्टेनेबल रिसोर्सेज का जो यूज़ कर रहे हैं हम उसको सस्टेनेबली यूज़ करेंगे, और जो उससे वेस्ट निकल कर आएगा उससे हम क्या करेंगे, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो मिशन लाइफ की यहाँ पर बात की गई थी। साथ ही साथ LT-LED प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया, टू फॉलो द लो कार्बन पाथवे, टू फॉलो द लो कार्बन पाथवे एंड स्ट्रैटेजी टू रिमूव द कार्बन एमिशन। क्लियर है। तो अपकमिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो कब और कहाँ जो है वो होगी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। और आज के जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस कर लिया 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज उस दिन स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस जो है वो साइन किया गया था। इसी के तहत UNEP बनाया गया। UNEP कौन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करती है, एमिशन गैप रिपोर्ट, अडेप्टेशन, इन्वायरमेंटल ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक और ट्रिपल इमरजेंसी रिपोर्ट। तो बर्टलैंड रिपोर्ट यहाँ से 1998 में जो है एक और कमिटमेंट बर्टलैंड कमीशन बनाया गया, और उसी के तहत जो है वो बात की गई बर्टलैंड रिपोर्ट की, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहले जो है वो बात की गई। UNEP और WMO ने मिलकर IPCC का गठन कर दिया। देन साइंटिफिक असेसमेंट की बात की। फर्स्ट साइंटिफिक असेसमेंट रिपोर्ट जो है आपकी 1990 में देखने को मिली, जिसमें बताया गया कि ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट हमने बात की रायो अर्थ समिट की। इस पर भी जो है मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो प्रेफर कर सकते हैं। और साथ ही हमने बात की पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कब हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान जो है वो क्या क्या बातें की गई। Annex 1 को जो है डेवलप प्लस EIT कंट्रीज़ में रखा गया मेनली, फिर Annex 2 जो है वो डेवलप कंट्रीज़ हो गए। नॉन Annex कंट्रीज़ में बात की गई इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एक्सेट्रा की। Annex B विच इज़ रिलेटेड टू बाइंडिंग टारगेट्स को, जिस बाइंडिंग टारगेट जो होते थे उनको Annex B में रखा गया। साथ ही साथ जो बात की गई कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा, किनको, डेवलपिंग नेशंस को। क्लियर है। नॉन Annex कंट्रीज़ को जो है वो टारगेट्स आपको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। 2005 के बाद जो है क्योटो प्रोटोकॉल को फोर्स में लाया गया। देन उसके बाद फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज बात की गई 2007 में, दैट इज़ द बाली एक्शन प्लान, और जिसमें जो है 2 फेजेस की बात की। फ़ेज़ 2 जो है आपका कभी हुआ ही नहीं। रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा जो भी कंट्रीज़ थी उन्होंने मना कर दिया कि हम इस तरीके की कॉन्फ्रेंस में जो है हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस तरीके के एग्रीमेंट्स को हम नहीं मानते हैं। और साथ ही साथ 2008 से 12 का जो टारगेट था उसी दौरान जो है आपका अडेप्टेशन फ़ंड जो है वो बनाया गया। नेक्स्ट बात करी है मैंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की, उसी के साथ हमने बात की CDM की और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म की और एमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज़्म की। आज के बाद आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे कि CDM जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और एमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज़्म जो है वो क्या होता है।
साथ ही साथ हमने कोपेनहेगन अकॉर्ड की बात की कि ग्रीन क्लाइमेट फंड यहाँ से निकल कर आया। लॉस एंड डैमेज फंड की बात जो है वो आपका कमिटमेंट पीरियड सेकंड जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2013 में हुई जब बात की गई। INDC जो है आपका लीमा समिट के दौरान बात की गई सबसे पहले। देन आपका आया पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में जो है आर्टिकल 6 में जो है आपका कार्बन मार्केट एस्टैब्लिश किया गया। साथ ही साथ लीगली बाइंडिंग टारगेट्स के बारे में बात की गई। हर कंट्रीज़ का जो है इससे कंट्रीब्यूशन मांगा गया और कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे गए। नेक्स्ट जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ पर हुई, इंडिया का जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन रहा। पंचअमृत गोल जो है उसमें बात की गई ग्लासगो में UK में। और रिसेंट जो हुआ आपका अजरबैजान में हुआ। इंडिया रिजेक्टेड दिस डिक्लेरेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे, और कमेंट करके किसी भी तरीके का कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ अब क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो हम कवर कर चुके हैं। रिलेटेड अगर कोई भी जो करंट अफेयर, डेली जो करंट अफेयर आता है आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं आपका शॉर्ट वीडियो के थ्रू कवर कर रही हूँ। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो 10th यूनिट है वो आपका शॉर्ट वीडियो में भी कवर हो रहा है, साथ ही साथ आपका इस लेक्चर सीरीज़ में भी कंप्लीट हो रहा है। तो अब जो है आपका यूनिट 10 भी ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। पहले में जो है मैं आपको मूवमेंट्स वगैरह, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में बता चुकी हूँ, और रिवर प्रोजेक्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यमुना रिवर, गंगा रिवर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड ट्रीटीज़ के बारे में। तो बहुत सारा टॉपिक्स जो है हम कवर कर चुके हैं। अब जो है हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के बारे में डिस्कस करना है। हज़ार्डस के बारे में जो है मैं शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ, और उससे रिलेटेड जो है हम 10 to 15 25 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। देन यूनिट 1 का जो है आपका एक लेक्चर हम लेंगे यूनिट 1 के लिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम आज कितनी तारीख है जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी 18 सितंबर है, ठीक है। तो 18 सितंबर है आज, और मैं टारगेट लेके चल रही हूँ कि 22 सितंबर तक आपका जो टारगेट है हमारा वो कंप्लीट कर देंगे हम थ्योरी लेक्चर्स का। देन सिर्फ हम क्या करेंगे, PYQs जितने भी आपके पूछे गए हैं वो सारे के सारे PYQs कवर करेंगे 10 तारीख तक। उसके बाद 2 दिन हम जो है वो रिवीजन करेंगे जो भी हमने किया है, ठीक है, ओवरऑल। और 12 तारीख को एग्ज़ाम देने के लिए सब जाएंगे। देन ऑल द वेरी बेस्ट। और रिलेटेड अगर और भी कोई एग्ज़ाम आ रहे हैं तो वो हम देखेंगे। जैसे 2 नवंबर का जो है आपका साइंटिस्ट HPSC साइंटिस्ट का एग्ज़ाम है, और रिलेटेड एग्ज़ाम्स और भी DPCC का भी अभी पोस्ट निकला है रिसेंटली, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल साइंस की पोस्ट है उसमें भी। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ एनी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।